गुड मॉर्निंग। आज हम लेज़र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये आपके सिलेबस का यूनिट 5 है। यूनिट 5 में 2 पोर्शंस हैं, वन इज़ द लेज़र, द अदर इज़ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का बहुत सारा पोर्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है, उससे भी सवाल आते रहते हैं जिसको मैंने आपको बता रखा है, फिर रिपीट भी करेंगे। लेज़र में भी एक पोर्शन है आइंस्टाइन कोफिशिएंट, द अदर इज रूबी लेजर एंड द थर्ड इज हीलियम नियॉन लेजर। इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो पहले मैं लेजर यूनिट 5 कर दूं, तो उसके बाद से फिर डिफ्रैक्शन जो यूनिट 4 का बचा हुआ है उसको फिर किया जाएगा। नाउ द लेजर इज द एक्रोनिम ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेजर जो शॉर्ट फॉर्म है उसका एब्रीविएटेड फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक नए तरह का इमिशन का प्रोसेस है दैट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन ने फिर ये बताया कि यदि स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन प्राप्त कर लिया जाए तो उसकी सहायता से लाइट का एम्प्लीफिकेशन प्राप्त हो जाता है। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन में इमिशन साथ ही साथ होता है, इन फेज होता है। सो लेजर इज फाउंड टू बी ए कोहेरेंट सोर्स वेयर एज नॉर्मल इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर इनकोहेरेंट। तो लेजर जो है वो कोहेरेंट सोर्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और कोहेरेंट सोर्स होता है क्योंकि इन फेज होता है। ये कंडीशन है कोहेरेंट सोर्स के लिए। लेकिन नॉर्मल इंडिपेंडेंट जितने सोर्सेज हैं वो फिर इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं। उसमें इन स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू हमें लाइट प्राप्त होती है। क्या इनके डिटेल हैं, किस तरह से हैं, आज हम उसी इंट्रोडक्शन को जानने की कोशिश करेंगे और उसे मैं बताऊंगा। द आइडिया ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन was proposed by Albert Einstein in 1970। 1917 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आइडिया दिया था कि कैसे स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन प्राप्त किया जा सकता है, और यदि स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश कर लें तो लेजर एक्शन प्राप्त किया जा सकता है। ही सजेस्टेड दैट इफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली लेजर एक्शन कैन बी अचीव। तो लेजर के एक्शन को प्राप्त कर सकते हैं प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटली हम स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन को स्थापित कर सकें। वी हैव सीन दैट एन एटम हैज ए नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड अलाउड एनर्जी स्टेट्स आर लेवल्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियल बॉक्स चला जाता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज द इलेक्ट्रॉन हैज बीन केप्ट इन ए इन्फाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल, और एनर्जी स्टेट्स उसके वेल डिफाइंड हो जाते हैं, अलाउड होते हैं। एन इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम होता है। एक्सप्रेशन आपको याद होगा, एन इज इक्वल टू बोलो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 ml², वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वेल। तो इस ढंग से निकालते हैं। डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स आर परमिटेड अलाउड E1 एन इज इक्वल टू 1 के लिए, एन इज इक्वल टू 2 के लिए E2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज ग्राउंड स्टेट। जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट एन इज इक्वल टू 1 के लिए प्राप्त होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। एंड द अदर अलाउड एनर्जी स्टेट्स आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट्स। और लोएस्ट ग्राउंड स्टेट के अलावा जितने अलाउड एनर्जी स्टेट्स आते हैं वो एक्साइटेड स्टेट कहलाते हैं। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज, पास्टन सीरीज पढ़ा होगा, तो आपने देखा वो ढेर सारे अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं। द लोएस्ट एनर्जी लेवल इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट। अदर अलाउड एनर्जी स्टेट्स को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब इनमें से बहुत सारे जो एनर्जी स्टेट्स आए उनमें हम केवल 2 को कंसीडर करते हैं, एंड वन इज़ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट एंड वी कॉल दिस एज द ग्राउंड स्टेट। देखो यहाँ फिगर में शो किया द ग्राउंड स्टेट
द लोएस्ट अलाउड एनर्जी स्टेट ऑफ एनर्जी E1 एंड दिस इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट। और नेक्स्ट हायर अलाउड एनर्जी स्टेट जो होता है जिसकी एनर्जी है E2, इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो हम केवल दो ही स्टेट को कंसीडर करेंगे, द ग्राउंड स्टेट विद द एनर्जी E1 एंड द एक्साइटेड स्टेट विद द एनर्जी E2। ये इसको हम इस तरह से कंसीडर करेंगे। बहुत सारे अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं, लेकिन अदर एक्साइटेड स्टेट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम केवल दो अलाउड एनर्जी स्टेट्स के बारे में विचार कर रहे हैं। द वन इज़ द ग्राउंड स्टेट and the other is the excited state. The energy of the ground state is E1. The energy associated with the excited state is E2. फिर इन दोनों के बीच में कितना एनर्जी डिफरेंस है, वो किस तरह से रिलेटेड होगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप जान लें। द नेक्स्ट अलाउड वो E1 और E2 के बारे में बताया हुआ है, और नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट के बारे में पिछले बार हम चर्चा किए थे, पिछले पन्ने पर लिखा हुआ है। एंड द नेक्स्ट अलाउड एनर्जी स्टेट विद द एनर्जी E2 इज़ द एक्साइटेड स्टेट एज शोन इन द फिगर। फिगर में जैसा शो किया हुआ है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वैल्यू है E1, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी वैल्यू है E2। नाउ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स इज hν। hν is the energy difference in between the two permitted energy states, the ground state and the excited state। ये energy difference इसकी hν है, such that hν is equal to the energy value of the excited state minus the energy value of the ground state। E2 माइनस E1 का जो अंतर है वो hν के बराबर होता है। अब देखिए प्रोसेस इसमें क्या होता है, दो ही एनर्जी लेवल आपने कंसीडर कर दिया, E1 एंड E2, हाउ दे आर गोइंग टू असिस्ट अस इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो देखिए, द एटम्स आर फाउंड टू बी इन इक्विलिब्रियम इन ग्राउंड स्टेट। नॉर्मली ऐसा होता है, कोई भी मटेरियल आप ले लें, उस मटेरियल के सारे एटम्स जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं। ग्राउंड स्टेट इज मोस्टली पॉपुलेटेड, इसमें सबसे अधिक एटम्स की संख्या होती है, इसी में रहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारे एटम पड़े रहते हैं। वेन एवर ए लाइट और फोटोन ऑफ एनर्जी hν, यह जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर यदि इंसिडेंट होता है, तो देखो वही चीज़ लिखी हुई है, वेन एवर ए लाइट or photon of energy hν is incident on the system, absorption followed by emission take place। मैं इसको फिर से बता दूं, जो एनर्जी डिफरेंस दोनों एनर्जी लेवल के बीच में आया है hν, यदि hν एनर्जी का कोई फोटॉन, कोई लाइट इंसिडेंट है, तो वह एटम जो ग्राउंड स्टेट में रह रहा है उस एटम द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। और जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में रह नहीं सकता है, इट स्टेज इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड, और उसके बाद फिर लौट आता है, और जब लौटता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इमिशन। तो दो प्रोसेस हो गया, एक तो जो एनर्जी इंसिडेंट होगी hν एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा कम रहे तब भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, थोड़ा सा अधिक रहे तब भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। E2 माइनस E1 का डिफरेंस जो है hν, इफ़ एन रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑफ एनर्जी hν, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम लाइंग इन द ग्राउंड स्टेट, इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा और फिर वहाँ से वापस चला आएगा। E2 से E1 में आने की प्रोसेस को हम कहते हैं इमिशन, और E1 से एनर्जी एब्जॉर्ब करके E2 में जाने की जो प्रक्रिया होती है, ग्राउंड स्टेट से जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁶ सेकेंड तक मैक्सिमम टाइम ऑफ स्टे रुकने के बाद लौटेगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर फिर आएगा, तो उसको हम कहते हैं इमिशन। तो ये देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है,
एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय इमिशन टेक प्लेस। फॉलोड बाय इमिशन क्यों है? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में एटम रुक नहीं सकता, इट हैज़ टू कम टू ग्राउंड स्टेट अगेन, तो फॉलोड बाय इमिशन टेक प्लेस। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, द एब्जॉर्प्शन और इमिशन। अब ये इमिशन दो तरह का होता है, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है जो नॉर्मली होता है, क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, और दूसरा जो सजेस्टेड है अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 1917 में, दैट इज़ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। तो देखिए, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा, इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट, वहाँ से फिर लौटेगा ग्राउंड स्टेट को, इमिट करेगा। दो रास्तों से लौट सकता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन से या स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन द्वारा। सो लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ दीज प्रोसेसेस डायग्रामेटिकली, और इनके क्या प्रोसेस हैं, कब स्पॉन्टेनियस होता है, कब एब्जॉर्प्शन होता है, किसे इमिशन कहते हैं, कब स्टिमुलेटेड होते हैं, ये फिर हम डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करेंगे और यह स्थिति प्राप्त होती है। एक चीज़ मैं बता दूं कि हमेशा एब्जॉर्प्शन जो होता है ग्राउंड स्टेट में ही होता है, ग्राउंड स्टेट के अलावा कहीं और एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। सो दिस इज फॉर टुडे, लेट अस स्टॉप।